या आज मेरे ख्याल में ट्रंप वाली स्पीच भी अगर किसी को बाकियों को शक रह गया होगा मुसलमान मुल्क को, तो उससे वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहीं 65,000 फ़लस्तीनियों का, या वहाँ जो भूख के हाथों और डॉक्टर्स ना होने के हाथों, अद्वियात ना होने के हाथों जिनकी जान जा रही है, उनका तज़किरा नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का तज़किरा किया जो इस वक्त हमास की कैद में है, कि उनको फ़ौरन रिहा कर दें, उनकी डेड बॉडीज़ भी छोड़ दें। हमास के जुल्म बताए 65,000 लोगों का तज़किरा नहीं किया। वो जो 6-7 लाख डिस्प्लेस हो गए उनका तज़किरा नहीं किया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू दी वर्ल्ड नाउ, स्पेशली टू दी अरब्स, कि उनका फ्यूचर जो है उनके अपने हाथ में है, अमरीकियों के हाथ में नहीं है। ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बट जनरली उसको आप ज़रा एनलार्ज करके देख लें कि मुस्लिम वर्ल्ड भी आप उसमें इंक्लूड कर लें, और वो तमाम ममालिक कि जो समझते थे कि एक इंटरनेशनल सिस्टम उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसके बारे में उन्होंने खुद ऐसे कलमात आज कहे कि जिसमें उन्होंने उसकी अफादियत पर ही सवालात उठा दिए। तो हमारे लिए पहले दिन से सवाल तो यही पैदा होता था मलिक साहब कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, अपने माशरों को कैसे बेहतर करें, और साइंस और इल्म में कितनी तरक्की हासिल करें कि हम एटलीस्ट एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस अपनी कायम रखने में मुमकिन रहें, काबिल रहें उसके। ये भी एक बदकिस्मती है कि हम जितने मुसलमान ममालिक हैं, हमारी उस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ, हमारी मईशतें वो उस डायरेक्शन में फोकस्ड ही नहीं है। हमारे ज़्यादातर अंदरूनी तमाम मुसलमान ममालिक में झगड़े सियासी हैं, बादशाहतें कायम हैं, और जिनके पास बेपनाह दौलत भी है, वो भी कोई ऐसा मुकाम नहीं हासिल कर सके कि जो मुकाम उन्हें वो उस फायदे की वजह से बेशतर जो ये मुसलमान ममालिक हैं, इन्होंने इसराइली सॉफ्टवेयर खरीदे हुए हैं, जैसे अपने ही लोगों के ऊपर स्पाई करते हैं। और फिर हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन ये भी करना चाहिए मलिक साहब कि बहुत सारे ऐसे भी इस्लामी ममालिक हैं कि जिन्होंने पिछले चंद सालों में अब्राहम अकॉर्ड्स जिनका उन्होंने जिक्र किया, उसके नतीजे में उन अकॉर्ड्स के नतीजे में उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया, और इस सारी जो शहादतें हुई वहाँ पर बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई, मर्द शहीद हुए, और हमारी ज़िंदगियों का ऐसा जेनोसाइड है कि जो हमने अपने टेलीफोन्स के ऊपर लाइव अनफोल्ड होते हुए देखा। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सफ़ीर को बुला के एहतजाज कर लें या उनसे अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। तो हमें ऐसी दुनिया में अब ये जो रियलिटी है जो इमर्ज होकर हमारे सामने आई है, कम से कम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दीगर ममालिक के ऊपर भी ये रियलिटी, जो सऊदी डिफेंस पैक्ट भी इसी का एक मजहर है कि अब वो जिस तरह हॉब्स एक फिलोसफर था ना, उसने कहा कि पुराने वक्तों में जो जिंदगी थी वो नास्टी, शॉर्ट और ब्रूटिश हुआ करती थी। आज हम उसी दुनिया की जानिब चले गए हैं कि जो शॉर्ट तो शायद ना हो लेकिन नास्टी और ब्रूटिश जरूर हो गई है, कि जिसके अंदर अगर किसी मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसकी सबसे बड़ी तहफ़्फ़ुज़ की जो गारंटी है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो गई है। अब जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर है वो अपनी अम्ब्रेला एक्सटेंड करके या अपनी बचत कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है सीरिया की, गोलान हाइट्स ले गया वो, इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर पे बैठे हैं, बात तक नहीं कर सके। ईरान की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, गजा मगरबी किनारा जो है, वेस्ट बैंक जो है, यानी कि तकरीबन 7 या 8 ममालिक हैं मशरिक वस्ता में जिन पर इसराइल ने हमला किया है, और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक फिजा पैदा कर दी है कि जिसके अंदर दुनिया में सिर्फ मशरिक वस्ता ही नहीं, अब हर तरफ ये ख्याल आम पाया जा रहा है कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है ऐसी दुनिया में कि जहां पर कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, जहां पर जिंदगी अब ब्रूटिश होगी, तो वहां पर सिर्फ न्यूक्लियर हथियार ही आपको बचा सकता है। तो ये वेरी डेंजरस टाइम्स अहेड। मुस्तफ़ा साहब, जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है और उसके साथ जो अभी करंट सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका उसी के साथ खड़ा है, जो जा रहे हैं उसी के साथ वो खड़ा है, तो आपको इस मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या नज़र आती है? मलिक साहब, जो सबसे पहला अभी जो चैलेंज इमीडिएटली हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, वो है एनेक्सेशन ऑफ गाजा। ये इमिनेंट है। उन्होंने वहाँ से पूरी जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है गजा से, उन्होंने वो एक्सपेल करनी है। अब एक्सपेल करके उन्हें आपने उस एरिया को भी एनेक्स करना है, तो उन्होंने जाना कहाँ है? उन्होंने इर्द गिर्द की, और वो अपनी जगह, अपना मुल्क छोड़ने पे तैयार नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी ज्यादा जानों की अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये एनेक्सेशन जब उन्होंने करनी है, तो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं
उन सारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी गोलान हाइट्स की उसने एनेक्सेशन की, वो अगर मजीद टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, तो वे विल इट स्टॉप? और जो उसको रोकने के मैकेनिज्म्स थे वो तो ऑलरेडी फेल हो गए। और एक हिस्टोरिकल और एक रिलीजियस कन्विक्शन है इजराइलीज में, वो एक ग्रेटर इजराइल की, ये उनकी रिलीजियस कन्विक्शन है। उसके मैप्स हैं बाकायदा ड्रॉ किए हुए हैं जी, जिस तरह अखंड भारत है। तो उस सूरत हाल में अपने दिफा का क्या बंदोबस्त कर सकते हैं? उसके लिए तो आपको फिर ये ज़रूरी है कि जो जिस तरह की अरेंजमेंट की गई और फिर बाकी ममालिक को भी उसमें शरीक होना चाहिए। मेरे अपने ख्याल में इट माइट बी बिगिनिंग, और शायद ना भी एक बिगिनिंग हो, लेकिन इसी तरह वो छोटी अरब रियासतें शायद इस पोजीशन में नहीं है कि और साथ। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इब्तदा थी बैक इन 1967, वो एक कोल माइनिंग एग्रीमेंट था जो चंद ममालिक के दरमियान हुआ था, जर्मनी, फ्रांस और एक दो और ममालिक। तो उस कोल माइनिंग से बढ़ते 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 वो एक इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन बन गया, एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन गया। तो परहैप्स इट्स अ बिगिनिंग। जो बाकी आपके सारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, फॉर एग्जांपल OIC, वो दुनिया के तो आप छोड़ें, जो हमने खुद रीजनली इस्टेब्लिश किए हुए थे, जिस तरह GCC था। अब GCC भी कहता है, गल्फ का जो आपस में उनका एग्रीमेंट है गल्फ कंट्रीज का, कतर के हमले के बाद सब हैरान थे कि क्या करें। OIC एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। आइडली सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आपको टर्की और चाइना का इन फ्यूचर देखना चाहिए। ये कोई बिगिनिंग हो टू मेक इट मीनिंगफुल, टू मेक इट मीनिंगफुल। और वो उस बिगिनिंग में हम जहां पर अपनी इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रीज माइट कम टुगेदर, वहां पर जो सेंट्रल चीज है मलिक साहब, वो यही है कि हमने अपनी पॉपुलेशंस को इल्म, तहकीक और साइंस की तरफ लगाना है। सेंट्रल चीज ये है। अब आपके पास वो टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपके पास अगर वसाइल हैं जिन ममालिक के पास, उनको उसकी तरफ लगाने पड़ेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको शद्दोमद से अपने मामलात दुरुस्त करके उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ तो करें और अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को भी इन तमाम ममालिक को उनको भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा एयर वाइस मार्शल साहब, यहाँ पे इन्होंने जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस का और लोगों की तहकीक की तरफ और साइंसी जुस्तजू की तरफ जाने की बात की, अभी हमने देखा था कि ट्रंप के विजिट के दौरान 3000 अरब डॉलर की कमिटमेंट दे दी थी सऊदी अरब, कतर और UAE ने। उसका 1000 अरब डॉलर ही लगा लें कि ये तीनों अगर साइंटिफिक रिसर्च में, डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते तो शायद दोहा इतना वल्नरेबल ना होता। उसी बेस से वो उड़ते भी हैं, रिफ्यूल भी करते हैं इसराइली जहाज़ों को, दोहा में अटैक करवाते हैं और वापस लैंड भी कर जाते हैं। तो ये मतलब टोटली अब डिफेंस लेस है ना, आपका हज़ारों अरब डॉलर अमेरिका को दे रहे हैं और उसी ने आके हमला भी करवा दिया। तो दे नीड टू थिंक अबाउट इट और उसका कोई उन्हें रोड मैप बनाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जी उसकी इब्तिदा हो गई है। असल में मलिक साहब, एक अलूजन थी जो अमेरिकन ट्रूप्स के इस पूरे रीजन में प्रेजेंस से क्रिएट की गई थी, जिसमें बहरीन में इनका एक क्याक है, ये सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस अल-अदीद में, UAE में इनकी प्रेजेंस और दूसरे मुल्कों में भी। उससे अरब मुल्कों को ये दे वर मेड टू बिलीव कि ये गारंटर्स हैं उनके सिक्योरिटी के, जबकि अमेरिका इस चीज़ में बड़ा क्लियर था कि वो यहाँ पे अपने तेल की जो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई है यूरोप को और अमेरिका को, जिसकी उस वक्त उनको बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी, उसको सिक्योर कर रहे थे। और दूसरे वो इज़राइल के लिए एक प्रोटेक्शन दे रहे थे। कभी भी आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया, तो इसलिए ये चीज़ उस तरह आर्टिकुलेट नहीं हुई या डिफाइन नहीं हुई और उसको इन्होंने एम्बिग्यूटी में रखा, जिसकी कॉस्ट वो इन्हीं मुल्कों से ले रहे थे ये बेसिस डेवलप करने के लिए। ये सारा फ्यूल जिस फ्यूल की रिफ्यूलिंग की आप बात कर रहे हैं, ये पहली गल्फ वॉर के बाद तमाम अमेरिकन जो है जो एयर पावर है उसको फ्री रिफ्यूलिंग देते हैं ये। और अब कम से कम ये हो गया है कि वो एक अलूजन थी वो ख़त्म हो गई और उनको ये एहसास हुआ है कि हमें अपने लिए ख़ुद कुछ करना है और रियल थ्रेट्स क्या है। और अगर ईरान के साथ जो एक वक्ती कम से कम फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि वक्ती है, वो चीज़ लास्टिंग या इंड्योरिंग हो जाती है,
उनके साथ एक दूसरे के साथ को रिकंसाइल कर लेते लेकिन हैं। आज भी जो वहाँ पैलेस्टाइन वाली कॉन्फ्रेंस है, कतर और अमेरिका उसको को होस्ट कर रहे हैं। कतरी जो है अभी भी उनका रिलायंस पीस के लिए अमेरिका की तरफ ही है। नहीं देखिए, इतनी जल्दी हो नहीं सकता ना एक अरेंजमेंट जिस तरह बनी हुई है। हमारे कुछ मुबसरीन और लोग इस पे बड़े वो बिल्कुल ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल पे मीडिया में हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि जी वो मिसाइल हो जाके कैसे कहाँ लगेंगे, तो उस पर वॉरहेड कैसे होंगे। मेरा ख्याल है ये जो हमारी लीडरशिप ने दोनों मुल्कों की इसमें जो एम्बिग्यूटी रखी है वो किसी मकसद से ही रखी। खैर वो जिन सवालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो ज़्यादा हो नहीं सकती। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा है, इसकी पीछे एक बुनियाद है, और बुनियाद ये है कि सऊदी अरब बहुत अरसे से अमेरिका को ये कह रहा था कि हमारे साथ सिक्योरिटी गारंटी का एग्रीमेंट करें। लास्ट टाइम जब इनकी डिस्कशन हुई सीरियस जो बाइडन के दौर में, तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि इसराइल को तस्लीम किए बगैर हम अब आपको सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये कि आज पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी गारंटी का एग्रीमेंट हुआ है। बिकॉज अमेरिका ने ऐसी शराइत लगाई हैं कि वो हज़ारों बिलियन डॉलर्स इनका आपने जिक्र, उसके बावजूद उनकी शर्त ये थी कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो सऊदी अरब को भी और दूसरे जो गल्फ ममालिक हैं, आज नहीं तो शायद सऊदी अरब को समझ आना शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है, उनको ये समझ आएगी कि इस यूएस है उसका मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ मेनली इसराइल है, जिसके ज़रिए वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। अदरवाइज़ वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो तो अब जो कमिटमेंट्स हैं, 12,000 लोग हैं उनके अलदीद बेस में कतर में, क्या वो किसी भी तरह किसी भी सिक्योरिटी गारंटी के लिए काम आए? वो नहीं आए, तो लिहाजा वो अब आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे। किया उन्होंने।